नमस्ते, जय भारत। इन 1928 में लंदन से एक किताब का पब्लिकेशन हुआ जिसका नाम रहा द इंडियन मुस्लिम्स। ऑथर का नाम था एन इंडियन मोहम्मदन। इससे पहले भी यही ऑथर ने एक और किताब छपवाया, वो भी लंदन से। उस किताब का नाम था ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ टू लॉर्ड रीडिंग। पर इनका जो आइडेंटिटी है एन इंडियन मोहम्मदन गुप्त रखा गया और पब्लिशर भी इनका आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था। पर बाद में पता चला जो व्यक्ति जो इंडियन मोहम्मदन के नाम पर जो किताब छपवाता है, लिखे है, उनका नाम है नवाब सैयद सरदार अली खां। नवाब सैयद सरदार अली खां जो हमारा 14th सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल बना। आज तो 14th सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का बात हो रहा। ये नवाब साहब है 14th सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल। अब ये नवाब हैदराबाद का है, डेक्कान हैदराबाद। डेक्कान मतलब दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण मतलब साउथ। तो साउथ दक्षिण भारत का हैदराबाद शहर का नवाब है। अब वो जो जो मुगल शासन का वक्त जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वो मुस्लिम रूल में काफ़ी फर्क थे। आगरा केंद्रीकृत, आगरा जो सेंटर बना करके मुसलमानों ने काफ़ी जगह उनके शासन रहा भारत में, आर्यावर्त में, उत्तर भारत में। पर दक्षिण में इतना पावरफुल नहीं था। एक तो हैदराबाद है और तो बीजापुर में थोड़ी समय के लिए, फिर बहुत ही कम समय के लिए मैसूर। दो ही व्यक्ति थे मैसूर में। असल में मैसूर किंगडम वो वाडियर किंगडम है, वाडियार। मैसूर राजघराना वाडियर है और हैदर अली वाडियर का ये सेनापति जैसे, सेनापति नहीं, एक मुख्य सैनिक जैसे उनके साथ काम करता था। और हैदर अली धीरे 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 अपना खुद का मनमानी वगैरह कर रहे थे। तो जो अधिकार उनके पास था, मैसूर राजा लोग कोई परवाह नहीं करते थे। पर हैदर अली भी और उनका लड़का टिप्पू भी कभी भी, देखिए मैसूर का, कभी भी जो वाडियार खानदान का विरोध में उफ तक नहीं किया। ना कुछ बोला, ना कुछ सोचा, ना कुछ किया, क्योंकि जो जितना भी जनता का सपोर्ट है ना, वो वाडियार के पक्ष में था। टिप्पू भले कुछ भी करे, हैदर अली भले कुछ भी करे, पर जनता तो वाडियार का ही पक्ष में रहेगा। हैदर अली और टिप्पू दोनों को मालूम था। तो जो मैसूर टिप्पू का शासन बस उन्हीं का समय में था। उनका पिताजी तो सेना में काम करता था, थोड़ा इंडिपेंडेंट बन गया। टिप्पू राजा जैसे बिहेव किया, बस उनका अंत से वो भी खत्म हो गया। मैसूर राजघराना अभी भी है। और इसलिए देखिए, टिप्पू कभी भी मैसूर के ऊपर कुछ नहीं किया। वो मैसूर से थोड़ा हट करके एक दूसरा जगह पर, जिनका नाम है श्रीरंगपट्टिनम, वहाँ अपना पैलेस तो वहीं बना है उन्होंने, मैसूर से बहुत दूर।
दूर दूर गया। तो दक्षिण का स्थिति कुछ अलग है। दक्षिण में एक मुसलमान का कोई प्रभाव नहीं था, इतना कहीं नहीं थी। ये दो इंसिडेंट है मैं जो कह रहा हूँ, ये तो हैदराबाद में तो था ही, बाकी जगह कुछ चंद समय के लिए था। और पूरा तमिलनाडु और बाकी जितना भी जगह है दक्षिण में, तब हिंदू राजाओं का ही प्रभाव था। और हिंदू राजा तो थे ही स्कॉलर्स, वो तो फंडामेंटली स्कॉलर्स रहे, कोई अनपढ़ हिंदू राजा होते भी नहीं थे पूरा भारत में। तो स्थिति उत्तर दक्षिण में कुछ अलग था, फर्क था। और एक बात है, उत्तर में बोली सबका एक ही है, हिंदी भाषी है लोग, और उसी हिंदी को मुसलमानों ने उर्दू बोल कर, वही बात है, वही भाषा है जो हम लोग बात कर रहे हैं। पर दक्षिण में बात कुछ अलग है। दक्षिण में 4 प्रांत के लिए 4 भाषा अलग है। जो हैदराबाद है वहाँ का बोली तेलुगु है, कर्नाटक में कन्नड़ा है, तमिलनाडु में तमिल है, और केरल में मलयालम है। तो बोली भी अलग है। हर लोग तो हिंदी नहीं जानते, संस्कृत तो जानते हैं लोग जो पढ़े लिखे लोग, और अंग्रेजी जानते हैं, पर हिंदी तो इतना नहीं जानते उस समय की बात। तो दक्षिण में कोई प्रभाव नहीं था मुस्लिम रूल का। आगरा सेंटर तो चला, और उत्तर भारत में अब देखिएगा, एक तो आक्रमणकारी जो मुसलमान आए, उन्होंने मंदिर तो बहुत तोड़े। वजह अनेक वजह है, एक वजह नहीं। एक तो मंदिर का अंदर का संपत्ति, एक बात। दूसरी, जो आइडल वर्शिप का विरोध में किसी ने कुछ कहा, बस वो मूर्ति तोड़ना कुछ अच्छा वो लोग समझते थे, तोड़ने लगा। और मूर्ति तोड़ने के बाद अब फिर उनका मस्जिद बनाना, जब लोग बसने लगे तो मस्जिद बनाना बड़ी आसानी काम है। मंदिर को ऊपर सब तोड़ तोड़ करके बस गुंबद जैसे कुछ बना के रखो या ना बना के रखो, खुला छोड़ो, वहाँ उनका वो नमाज कर सकता है। तो मंदिर तो तोड़े ही तो तोड़े। फिर जैसे मुसलमानों का जो शासन हुआ भारत में, जो हर चीज़ अपना करना लगा। देखिए, किला, राजपूतों का किला लेकर के खुद का नाम दे दिया, मंदिर तोड़ करके जो मस्जिद बनाकर उसका नाम दे दिया, और शहरों का नाम बदल दिया, शहर का नाम बदल दिया। दक्षिण में इतना नहीं हुआ। हाँ, हैदराबाद का मूल नाम भावनगर था और उसे हैदराबाद बनाया। पर मैसूर में श्रीरंगपट्टनम को नाम मैंने बदला, उसका नाम नहीं बदला। और जो टिप्पू आबाद या टिप्पू नगर ऐसे कुछ नहीं किया। हाँ, एक जगह है जो केरल में, वो टिप्पू सुल्तान से जुड़े हुए है। वहाँ क्या हुआ, सुल्तान का जो फौज वहाँ रहते थे कुछ समय के लिए, जो आक्रमण करके आते थे, तो सुल्तान का बैटरी, तो फौज को बैटरी भी कहता है अंग्रेजी में, तो सुल्तान का जो बैटरी जहाँ रहा, वो जगह का नाम सुल्तान बैटरी बन गया। बस ऐसे बहुत कम जगह है दक्षिण में। पर भारत के बाकी हिस्से में, जो आर्यावर्त में, कई जगह का नाम बदल करके, ऐसे कि अहमदाबाद तो मूलतः कर्नावती है, और कई जगह पर नाम बदल के इलाहाबाद प्रयागराज है। तो ऐसे कई जगह पर उन्होंने नाम बदला। तो देखिए, शहरों का नाम बदला, जगह का नाम बदला, मंदिर को मस्जिद में बनाया, हर चीज़ अपना किया, भाषा हिंदी को उर्दू बनाया, यह सब किया। पर दक्षिण में इतना प्रभाव नहीं था। इसलिए दक्षिण का जो नवाब है, इतना खुला नहीं कहते थे अलग थियरी के लिए। और आप देखिए समस्या क्या रहा। 1918 से 1928 का बीच में ये तो इंटेंस हो गया, ज़्यादा हो गया। समस्या रहा क्या, एक प्रकार का इनसिक्योरिटी,
ये जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने बना के सबका दिमाग दिल में डाल दिया। इनसिक्योरिटी क्या है? बेसिकली फंडामेंटली अंग्रेज जब चले जाएंगे, हिंदू बहुमत से हिंदू राज होगा। हिंदू डोमिनेशन का, हिंदू शासन का डर ये सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स मुसलमानों को दिल और दिमाग में डाल दिया, आम कॉमन मुसलमान का। वैसे तो साथ रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, ये कोई अलगाववाद विचार नहीं थे। ये सब इनका क्रिएशन है, सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का क्रिएशन है। उसी बैकग्राउंड में है ये सरदार साहब का जो किताब लेख वगैरह। और एक बात है, तो मुसलमान सोचने लगा कि ये ऐसे समझते थे जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऐसे समझते थे कि भारत का एकता नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, यूनिक नहीं है। ये तो अंग्रेज भी समझते थे, अंग्रेज भी यही सोचते थे, भारत एक नहीं है। अंग्रेजों को पक्का विश्वास था कि उनका जाने के बाद भारत टुकड़ा में बढ़ जाएगा, और उन्हीं के अनुसार ये सेपरेट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में भी ये विचार था कि भारत तो टुकड़े में बढ़ जाएगा जाने के बाद। उन्हें एक बना के रखने वाला चीज़ क्या उनका नज़र नहीं है, देख नहीं पाएगी भारत की एकता का वजह। मैं तो कहते आया हूँ, भारत का एकता का बुनियाद, नींव, वजह भारत का संस्कृति है। अरे संस्कृति देख नहीं पाता ना, उसे अनुभव करना होता है, वो संस्कृति का अंदर रह कर के अनुभव करना होता है। इतना तो उनके पास ना फुर्सत है ना दिमाग है। तो ये समझते थे कि भारत तो, अंग्रेज ये समझते थे कि उनका जाने के बाद भारत टुकड़ा टुकड़े में बढ़ जाएगा। वो विल्फ्रेड स्कावेन ब्लंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में यही कहा, टूट जाएगा भारत। अलग अलग बोली है, अलग अलग बोली है, अलग अलग तरीके वगैरह वगैरह वगैरह। और वो ये भी सोचा कि हिंदू अनेक जातियों में बटा है, पर ये नहीं देखा कि हिंदू का जाति एक नहीं है। यदि आप जाति भी माने तो एक जगह का जाति और दूसरे जगह का जाति से कुछ लेना देना नहीं है। अगर भारत का एक प्रांत का 4 जो लोग रहते हैं, उनका जो जात संप्रदाय के बारे में बोलेगा तो 100 किलोमीटर दूर जो दूसरा प्रांत है उनका समझ में नहीं आता। यदि जाति में कुछ वास्तविकता यदि हो तो सबको समझ में आना चाहिए। अब समझेगा नहीं, कोई आकर बोलेगा मैं फलाना जात का हूँ तो पता नहीं चलेगा ना, वो आप सुनेगा हाँ कि चुप रहेगा। यदि कोई दोस्त बन गया तो बोलते वो होता क्या है यार, ये पूछेगा। तो असल में जात पात इतना ही है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अलग अलग प्रांत में लोगों को कुछ नाम जैसे आ गया, खास करके उनका प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ नाम आया, उसे हमारा संस्कृति से, हमारा वेद उपनिषद नॉलेज पैरामीटर से कुछ नहीं लेना देना। हाँ, वर्ण बिल्कुल अलग है, वो बात ही अलग है। वर्ण तक क्वालिटी कॉन्सेप्ट है, जात को और वर्ण को जात से कुछ लेना देना नहीं है। और जात भी अलग अलग जगह पर क्या क्या नाम बताएगा तो दूसरे वाले का समझ में नहीं आएगा, बाकी बात छोड़ो आप। तो ये दिख रहा था उनको, सोच रहे थे हिंदू तो जाति में बटे हुए हैं। भाई पूरा भारत में हिंदू हिंदू है, भले जाति कुछ भी हो, जाति एक दूसरे का समझ में नहीं आता, पर हिंदू सबका समझ में आता है। शंकर भगवान सबको समझ में आता है, भगवान श्री कृष्ण सबका समझ में आता है, और देवी में सबका समझ में आता है। जात छोड़िए, तभी तो जाति संप्रदाय का कोई सांगत्य नहीं है, रखा है, लोग चल रहा है बस। गहराई पे जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। पर वो भारत का एकता नहीं दिखता उनको।
दो चीज़ है, एक तो अंग्रेज को भारत का संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हो भी नहीं सकता, और भारत का एक तो नहीं दिखता, पर ऊपर से वो ये समझते हैं कि वो अलग अलग जाति में बटा हुआ है। इसलिए उन्हें तो एकदम लगभग तो वो श्योरी था, विश्वासी था कि उनका जाने के बाद अलग हो जाएगा, अलग अलग प्रांत अलग अलग हो जाएगा। बोली अलग है भाई, भाषा अलग है, भाषा अलग है, जात पात है, और खाना के तौर तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का तौर तरीका भी अलग है। ये कुछ समझ में नहीं आता उनका, क्योंकि पूरा दुनिया में, विश्व में जोड़ने वाला संस्कृति कहीं नहीं है भारत के अलावा। आप अंग्रेज देखिए, आप उनका अनुभव क्या, अंग्रेजों का अनुभव क्या है, तो वो खास करके बोली के ऊपर, भाषा के ऊपर राज्य बना उनको। इंग्लैंड अंग्रेजी बोलने वाले, जर्मनी जर्मन बोलने वाले, फ्रांस फ्रेंच बोलने वाले, ऐसे इटालियन बोलने वाले, इटली वगैरह वगैरह वगैरह, यही तो थे। और कई जगह पर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन हुआ, ऐसे हुआ। कई नहीं, पूरा विश्व में संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र बना, बस वो भारत में ही। तो उनका पल्ले कैसा पड़ेगा, उनका समझ में कैसे आएगा, संभव नहीं होगा। तो भारत का एकता किसी को दिखता नहीं है, और दिखेगा भी नहीं, ना दिखते हुए भी इतना बुलंद रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो ये स्थिति था। तो दो तीन चीज़ जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, आम भारत का मुसलमान के दिलो दिमाग में ये भरा कि एक इनसिक्योरिटी, हिंदू बहुमत में आएगा, हिंदू यदि मेजॉरिटी में आएगा, तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे थे इनसे कि उसी स्थिति में यदि मुस्लिम मेजॉरिटी हो तो मुस्लिम्स हिंदुओं के साथ जो भी करेंगे वही चीज़ हिंदू मुसलमान के साथ भी करेंगे। उनका कॉमन सेंस लॉजिक था, बड़ा शॉर्ट साइटेड लॉजिक था। साथ रह करके भी, खून का रिश्ते होते हुए भी वो भाई लोग हिंदू को नहीं समझा। ऐसे स्थिति में जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का भड़कावा में रहते हुए वो समझेगा भी नहीं। अगर उस इंटेलेक्चुअल्स उनको भड़काए नहीं, सेपरेटिज्म उनका दिल और दिमाग में जहर ने भराया, नफरत नहीं भराया, तो वो स्वाभाविक है, वो सब समझेंगे, साथ रहेंगे, रहा भी और रहते भी है साथ। मैं उस समय का बात कर रहा हूँ। 1918 से 1928 का जो 10 साल में कई सॉफ्ट मुसलमान लोग भी कट्टर बन गए अलगाववाद को लेकर के, और उनमें एक दूसरा स्पूरियस प्राइड दिया, स्पूरियस जो रियल नहीं आया, यथार्थ है। ये सब अपना जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग स्वयं फ्री इसलिए थे, वो क्रिएटिव इसलिए थे इंटेलेक्चुअल्स। भारत का जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स उस समय दुनिया का सबसे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स थे, कैपेसिटी वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, प्रॉपर्टी मतलब क्वालिटी वाइज, क्योंकि वो हिंदुओं के बीच में रहता है। यदि वो हिंदुओं के बीच में ना होता, यदि जो इंटेलेक्चुअल सिर्फ इस्लामिक नेशन में होता, वो कभी इंटेलेक्चुअल्स नहीं बनते, उनके सर के ऊपर 1000 पाबंदी होते। अब हिंदुओं के साथ रह के, हिंदू की संस्कृति है तो उसमें वो सोच सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, कोई पाबंदी नहीं, तभी तो जाकर के वो इंटेलेक्चुअल्स बने। तो इंटेलेक्चुअल्स ने ये आइडिया दिया अपना कॉमन मुस्लिम्स को कि वो देखिए, इमारतें आपने चारों तरफ से बनाया, वो आपका है, ये सब आपने बनाया, इतना किताबें लिखे इधर, बात सही है, कई किताबें लिखी, ये है वो है, सब मुसलमानों ने बनाया। हाँ हाँ, सचमुच मुसलमानों ने बनाया, पर किस मुस्लिम ने बनाया, कौन सी मुसलमान बनाया? जो भारतीय मुसलमान ने बनाया, जो आक्रमणकारी, जो बाहर से तलवार लेके आए, अपना लोगों को जबरदस्ती मजबूर करके मुसलमान बनाए, उन्होंने कुछ लाया बाहर से, वो नहीं सोचते कोई भी।
वो बाहर से कुछ चीज ने कुछ जानकारी नहीं लेके आया, बस नफरत और अत्याचार, नफरत, अत्याचार और डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी जिसे कहता है, और क्रूअल्टी। इतना बेरहम थे लोग जो आते थे और खुद को हीरो समझते थे, और संस्कृत में जो कहते वीर समझते थे। कोई वीरता नहीं है। जिनका मैदान से जब हारेगा भागना, कोई वीरता नहीं है। हिंदू नहीं भागे, मुसलमान तो 100 बार भागे। जीतने के बाद अत्याचार करेंगे, बेरहमी से लोगों को मारेंगे। अरे मुगल ना ये गांव के ऊपर आक्रमण करके चले जाता है, फिर आधा घंटे बाद वापस आता है उसी गांव में। कोई किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, कोई आधा मरा है, सबको फिर से मारेंगे। और इंसान तो इंसान, अरे मुर्गी, भेड़, बकरी को भी तीर से मारेंगे वो। फिर हो सके तो पूरा गांव को जला के चला जाता है। यही डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी। वो जो बाहर से जो लोग आया, आक्रमणकारी भारत में बाहर से जो आया, वो तो डिस्ट्रक्टिव ही तो थे, आक्रमणकारी थे। क्या उन्होंने संगीत उनका साथ लाया है क्या? कथक नृत्य उन्होंने बाहर से लाया है क्या? कुछ ज्ञान का परंपरा साथ लाया है क्या? खुद सोचिए। यदि उन्होंने कोई नॉलेज, मान लीजिए कोई इमारतें खड़े करने का नॉलेज, जहाँ से वो आया वहाँ से लाया, तो जहाँ से वो आया वहाँ उस इमारत का, उनका अपना नॉलेज का कुछ तो असर रहेगा नहीं है। तो इस भारत का जो मुसलमान को ये इंटेलिजेंस ने ही बताया कि हमने ये किया, वो किया, ये इमारतें खड़े किए, ये किया, हमारा फलाना किताब लिखा, हमारे गाना वाना होते थे, हम कल्चरली ये थे, सब कुछ थे। हाँ, पर तो भारत का मुसलमान है, भारत का मुसलमान है, वो तो करेगा ही, क्योंकि हिंदुओं के बीच में रहता है। उनके ऊपर ये क्या बोलता है, चेंज डालने वाला, उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई चीज़ नहीं है। कोई शरिया इस्लामिक ना उस समय नहीं इतना। वो सोचने के लिए स्वतंत्र थे, गाना गाने के लिए स्वतंत्र थे, नचने के लिए स्वतंत्र थे, लिखने के लिए स्वतंत्र थे, बोलने के लिए स्वतंत्र थे। तभी तो जाके इंटेलेक्चुअल्स बना। तो ये पूरी स्प्राइड दिया उनको कि ये सब आपका लोगों ने बनाया या आप ही ने बनाया। तो उसके अंदर एक किस्म का प्राउड जो रियल नहीं है, इसलिए तो इसे पूरी स्प्राइड कहता है, वो प्राइड हुआ। उस प्राइड से लेकर के जो अच्छे भले भारत का मुसलमान थे, वो भी सेपरेट इसका लाइन में सोचने लगा। ये 10 साल जो है ना, 1918 से 1928 तक का जो समय, उस समय में सॉफ्ट लोग भी हम अलग है सोच में, विचार में पड़ गए। और ये निश्चित है उनके लिए कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। बस यही बुनियादी तौर पर विचार में ये थे सबका कि वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उन्हें अलग ही रहना है। ट्यूनेशियन वगैरह तो इतना संकल्प नहीं आए थे, पर ये तो निश्चय था हम तो साथ नहीं रह सकते। भाई आप में ही ये तकलीफ क्यों? ये तो मैं बार बार पूछता हूँ। यहाँ तो पारसी रहता है, यहूदी रहता है, ईसाई रहता है, बौद्ध, जैन, सिख सब रहता है। किसी में ये बीमारी नहीं है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम आपके साथ नहीं रह सकते। बस आप ही में क्यों? कहाँ से उत्पन्न हुआ ये अलगाववाद विचार कि हम नहीं रह सकते साथ? और ऐसे विचार बना, पता नहीं किसका दिमाग में शुरू हुआ ये, पर उसमें हर जगह लोग तो तेल डाल के आग
आँख को ज़्यादा किया, अलग ज़्यादा हुए लोग दिल से। वहाँ से शुरू हुआ सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल अलगाववाद। फिर भी उसी समय कोई टू नेशन चक्कर तो नहीं आए थे, पर ये तो निश्चित था कि साथ नहीं रह सकते। उपाय क्या है, कुछ नजर नहीं आता है। दक्षिण में तो बस स्थिति ही अलग है, तो इनका जो सरदार साहब का जो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, इसलिए कोई खुला कहते नहीं है। दक्षिण में इनका लिखने का बावजूद या टिप्पू का समय में भी या लगभग हर बीजापुर में भी या हैदराबाद में भी लोग मिलजुल कर रहते थे। इतना नहीं थे, वो कोई गाय को काट करके उसका शो नहीं बनाते थे। ये जो हैदर अली जो टिप्पू सुल्तान का पिता है, उनका दोस्त एक ब्राह्मण था, पूर्णय्या पंडित, वो ब्राह्मण था। उनमें वो मुसलमान हिंदू भेद नहीं था। हैदर अली का क्या, वो बड़ा ताकतवर मिलिट्री जनरल था, बस उन्हें तो ताकत अधिकार चाहिए था। टिप्पू को भी कुछ ऐसी चाहिए था। हाँ, बाद में टिप्पू को तो हवा लग गया उत्तर भारत का, वो साउथ में मंदिर काफ़ी लूटे, मंदिर तोड़ के मस्जिद इतना नहीं बनाया क्योंकि उनके पास टाइम भी इतना नहीं था। पर आर्यावर्त में, दक्षिणापथ बोलता है साउथ को, आर्यावर्त में बहुत बहुत अत्याचार चला। ताजमहल, एक प्रोफेसर, एक PN ओके जो पुणे का रहने वाला है, वो एक व्यक्ति थे। उनका एक संकल्प, एक इंस्टीट्यूट चला, इंस्टीट्यूट फॉर री राइटिंग इंडियन हिस्ट्री कुछ बोल करके, पुणे में था। तो ओक साहब ने, वो पहला व्यक्ति है जो कह रहे थे कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, तेजो महालय बोलते उस समय, बहुत पहले की बात है, कम से कम कितना 35 साल पहले की बात है। उस समय तो फ़ोन वोन नहीं था इतना, तो मुझे याद है कि वो चिट्ठी का द्वारा मेरा उनके साथ कुछ ये था, संपर्क था। चिट्ठी लिखते थे वो, मैं भी उनसे कुछ पूछता था, चिट्ठी लिखते थे, और वो एक जर्नल निकालता था, मुझे भेजते थे। कुछ पैसे वैसे नहीं लेते जर्नल के लिए। कुछ 30-40 साल पहले की बात है, वो मुझे भेजते ही थे। जो आता है उनका प्रिंटिंग, जो जर्नल, कोई इतना पक्का जर्नल भी नहीं है, बट छपा हुआ प्रिंटेड है। उसमें काफ़ी विचार रखे उन्होंने। INA का थे वो, सुभाष बोस साहब का साथ थे। वही एक व्यक्ति जो पहले बताया, ताजमहल एक मंदिर के ऊपर बना, तेजो महालय। अब जाकर देखिए, ताजमहल देखने को मिलेगा। नीचे क्या है ताजमहल का, बंद रखा है। चलो, कंट्रोवर्सी करना उचित नहीं है। तो ये पूरा कन्वर्ट करके बनाया, और बनाया कोई बाहर से जो आया हुआ मुसलमान ने नहीं बनाया, भारत का मुसलमान उन्होंने ही बनाया। तो उसका क्रेडिट किसको दे? आप इस्लामिक मज़हब को दे या भारतीय कर्मचारियों को दे? बस इस्लाम इज ए नेशन बोलने से कुछ नहीं होता। यदि इस्लाम अगर एक नेशन बात सच्चाई हो, सही हो, तो पाकिस्तान का आज की स्थिति नहीं होगा। हाँ, अभी कुछ और बात करने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जो क्या हुआ पाकिस्तान में 47 की बात, कोई कहता है, कोई क्या, उनका नाम ही इधर है, एक श्री प्रकाश जी है, 47 के बाद भारत का पाकिस्तान का पहला हाई कमिश्नर। उन्होंने कुछ काफ़ी चीज़ बताया। वो बोलते जिन्ना वाज शॉक्ड। कैसे शॉक्ड है? पाकिस्तान
सचमुच बन गया, भारत से सचमुच अलग हो गया। ये निर्णय आते सबसे ज़्यादा धक्का लगा मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि ये जो ट्यूनेशन मोहम्मद अली जिन्ना मांग रहे थे एक बार्गेनिंग टैक्टिस था। वो धमकाना चाहता था कि हम अलग हो जाएंगे, हम जाएंगे। पर जब सचमुच जाना पड़ा तो वो धक्का उनको लगा, क्योंकि वो कोई बुद्धू इंसान नहीं है, बुद्धिजीवी है, समझता है। उनको ये मालूम था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी सेम्बलेंस ऑफ मिस्टेक, कभी भी साथ नहीं रह सकेंगे अलग अलग विचारों के लोग। बस एक ही बात लेकर के टू नेशन थ्योरी सामने रख करके पाकिस्तान ले गए, वो तो सिर्फ मज़हब है। पर मज़हब कभी यूनाइटिंग इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, क्योंकि एक प्रकार का इस्लाम थोड़ी है, अलग प्रकार का इस्लाम है। यदि अलग प्रकार का इस्लाम है तो अलगापन, जहाँ से आप अलगापन ले करके भारत से अलग हुए तो लड़ेंगे आपस में कुछ दूसरी वजह ढूंढ करके। ये तो अलगाव विचार आपका दिमाग में तो पहले से है। यदि वो अलगाव विचार है वो समाप्त नहीं होंगे पूर्णतः, पर अलगापन के लिए दूसरी वजह ढूंढेंगे। ढूंढ भी लिया, झगड़ भी लिया। आज देखिए खुद को, मैं पाकिस्तान के लोगों को कह रहा हूँ, देखिए क्या स्थिति है वहाँ। और एक पेंडरल मून का जो एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखा कि डिवाइड एंड क्विट, लंदन में पब्लिश हुआ 1961 में। उसमें उन्होंने साफ बताया कि स्थिति क्या है पाकिस्तान का। वो वो लड़के झगड़ करके हमेशा बाल्कन स्टेट जैसे ही रहेंगे। बाल्कन स्टेट, उन्होंने जो उदाहरण दिया बड़ा सॉफ्ट उदाहरण है। और एक और किताब लिखा है लियोनार्ड मॉस्ले, लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज, वो भी 1961 में लंदन से पब्लिश किया। उनका पेज 282 से 86 तक देखिए। दैट बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान का स्थिति को उन्होंने लिखा कि करप्शन एंड इंट्रिग्यू। आपको लगता है कि करप्शन धीरे धीरे पाकिस्तान में शुरू हुआ? नहीं, 47 से ही करप्शन शुरू हुआ। आप आज करप्शन चिल्ला रहे हो, उसका वजह बंटवारा है। करप्शन हुआ, फिर आपस में झगड़ा हुआ, अलगावाद हुआ, किसी का अपर हैंड किसी का लोअर हैंड, जो जिनको पास अटेंशन देना चाहिए होते नहीं है। ये तो सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का जो भी करतूत है, वो सच मान के कहते थे, वो सच मान के सब कहते थे, वो समझते थे कि वो सही है। बस उसका नतीजा पर लोग जाने। मोहम्मद अली जिन्ना को पक्का मार लें तो वो तो उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करेगा इस देश को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के। सेम्बलेंस ऑफ मिस्टेक। इतना अलग प्रकार का लोग है जिन्हें एक करने वाला एक ही मात्र वस्तु है, वो तो आपके रिलीजन, मज़हब। वो मज़हब आपको यूनाइट नहीं कर सकता। यदि यूनाइट कर सकता कि आपस में नहीं लड़ते, पर आपस में लड़ते रहते हैं। वो लड़ाई होते रहता है, पहले भी था, अभी भी है, चलेगा भी। अलग प्रकार का रिलीजन, आपको वो जो चीज़ जोड़ सकता है वो आपको नज़र में नहीं आया। वो तो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। जोड़ने वाला कोई वस्तु चाहिए ना, एक बनाने के लिए। जो जैसे इंग्लैंड में भाषा है, उसमें अभी गड़बड़ है। जर्मन में भाषा है और फ्रांस में भाषा है। भाषा के लेकर कुछ हद तक साथ रह सकता है, एक भावना बन सकता है, पर मज़हब को लेकर ये कैसे बनेंगे? आप कहेंगे हम सबसे वरिष्ठ मुसलमान हैं दुनिया में, अरब वाला कुछ भी नहीं है। ये सब आपको दिमाग में आएगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा? तो जिन्ना को मालूम था ये हो गया, काम खत्म हो गया। अब पाकिस्तान
नहीं रह सकते। एक तो बांग्लादेश तो चले गए पहले, अब क्या होगा देखते जाइए, आगे क्या होगा देखते जाइए। आपको तोड़ने में हमें कोई मज़ा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, पर गलती करके चले गए ना। अब भी वक्त है संस्कृति अपनाओ। यदि संस्कृति अपनाया तो कोई चिंता नहीं, मुसलमान मुसलमान रह सकता है, कोई हाथ नहीं डालेगा, आप स्वतंत्र रहेंगे, आप कोई दबाव के अंदर नहीं आएंगे। चलो, तो सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, 14th इंटेलेक्चुअल्स पर अगर बात हुआ, दक्षिणी है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।